और इसी कंसर्न में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं आज की क्लास में। 50 मार्क्स कवर करता है ये सीएमए इंटर में, और टॉपिक का नाम जो है वो है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो इसमें कंपनी अकाउंट्स आप पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे, और जहां अकाउंट्स खत्म होता है वहां पे ऑडिट शुरू होता है। अब भले आपका सिलेबस कंपनी अकाउंट्स का कंप्लीट नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें तो ऑडिट पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले सिलेबस की जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा पता चल जाए कि क्या हमारे सिलेबस में है, कितने टॉपिक हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी लॉकडाउन के बाद में इंस्टीट्यूट की जो स्ट्रेटेजी बदली है उसमें क्या क्या चेंजेज हुआ है वगैरह वगैरह, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आपके 6 चैप्टर्स दे रखे हैं, बड़ा इजी सिलेबस है। आप फाउंडेशन पास करके आए हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते थे, अब थोड़ा सब्जेक्टिव मोड में आ चुके हैं तो कुछ लिखना पड़ेगा हमें। स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इसको एक थ्योरी का सब्जेक्ट समझ लेते हैं कि ये थ्योरी है, जबकि ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है। क्योंकि आप भी कॉस्ट ऑडिटर बनने वाले हैं, और कॉस्ट ऑडिटर बनने के लिए आपको वो सारी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को करने पड़ते हैं, सीए को करने पड़ते हैं। और यही बात हमारे इंस्टीट्यूट ने माइंड में रख के, जो सीए में 100 मार्क्स का सिलेबस होता है, उसी सिलेबस को हमारे यहाँ पे 50 मार्क्स का एक बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में किया हुआ है। तो टोटल चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं कितने? 6 चैप्टर्स, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आज पढ़ने वाले हैं, ऑडिट कंसेप्ट, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस। ये बाकी पांचों चैप्टर्स जो आपके रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं उनका थोड़ा कंक्लूजन समराइज फॉर्मेट में दे रखे हैं। व्हाट इज ऑडिट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कितने टाइप्स की ऑडिट होती हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद में सेकंड चैप्टर ऑडिट एंगेजमेंट का है। जब ऑडिटर को कोई कंपनी हायर करती है तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, उसमें ऑडिट का कैसे ऑडिटर का एंगेजमेंट हो जाता है, ऑडिट को क्या प्रोग्राम के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है, उसमें क्या क्या वर्किंग पेपर्स आते हैं, उसकी नोटबुक क्या क्या होनी चाहिए, उसके एविडेंस क्या क्या होते हैं। प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में हम देखने वाले हैं कि ऑडिटर क्या क्या काम करता है, कैसे करता है। के बाद में पूरा वर्ल्ड एक ही बात पे टिका हुआ है कि इंटरनल कंट्रोल जब तक हमारा नहीं है तब तक हम एक्सटर्नल चीजों से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। अभी कोरोना टाइम में भी आपने देखा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को जितना डेवलप करेंगे उतना ही हम सिक्योर रहेंगे। तो वैसे ही इम्यूनिटी सिस्टम हमारा एक इंटरनल सिस्टम है। तो कंपनी भी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, इसके लिए एक अलग से एक मैकेनिज्म फॉलो होता है, इंटरनल कंट्रोल। उसमें ऑडिटर के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो देखेंगे। एंड सिंस हमारे ऊपर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी ऑडिटर के एप्लीकेबल होते हैं, तो सेक्शन 139 से 148 स्पेसिफिक कंपनी ऑडिट की भी हमें पढ़नी है। क्योंकि आपको कॉस्ट ऑडिटर बनने के बाद में, अभी आप जब मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताने वाला हूं कि उसमें लिखा हुआ होता है कि सारे प्रोविजंस जो सीए के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, मुटेटिस मुटेंडिस एप्लीकेबल होते हैं किस पर? कॉस्ट ऑडिटर पर। भले आप सेक्रेटरी ऑडिटर बने सीएस करने के बाद में, भले आप सीएमए करने के बाद में कॉस्ट ऑडिटर बने, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आपको वो सारे चीजों को पढ़ना है। उसके बाद में ऑडिटर अपने व्यूज को रिप्रेजेंट करता है एक रिपोर्ट के थ्रू। जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर रिपोर्ट बना के देता है, वैसे ऑडिटर ने क्या किया क्या नहीं किया, उसने क्या सोचा, क्लाइंट का बिजनेस कैसा है, सब कुछ सही है या नहीं है, इसके लिए वो अपनी एक रिपोर्ट बना के देता है। तो वो ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट होते हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपका चैप्टर 5th है। और लास्ट मिसलेनियस ऑडिट आ जाता है, जिसमें छोटी छोटी बैंक ऑडिट, स्कूल की ऑडिट, हेल्थ एजुकेशन की ऑडिट कैसे होती है। हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट सोच रहा है कि पता ही नहीं आप सीएमए बनने के बाद कहाँ चले जाएं, हमें नहीं पता, वो बात अलग है, लेकिन इंस्टीट्यूट फिर भी सोच रहा है कि आप पता ही नहीं कहाँ जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको छोटी छोटी ऑडिट के बारे में भी पता होना चाहिए, तो आपकी ब्रेड एंड बटर में ये काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये 6 चैप्टर्स है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट बीकॉम फाइनल यूर कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये सारा पेपर ऑडिट के नाम से बीकॉम फाइनल ईयर में चलता है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। अगर आप किसी अलग किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो उसमें भी चलता होगा, आई डोंट नो, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में ऑडिट आप पढ़ चुके होते हैं। और अगर आप जस्ट 12th पास करने के बाद में फर्स्ट ईयर में आए हैं, फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, सेकंड ईयर में आए हैं, ऑडिट नहीं पढ़ा है, तो हम क्लास को एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑडिटर क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे सौरभ ने कहा कि वो फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर में सौरभ के लिए बहुत बड़ी हेल्प है कि वहां पे ये जो चीजें हम 50 मार्क्स की पढ़ने वाले हैं, वहां पे वो 100 मार्क्स की आ जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की सिलेक्टेड स्टडी होती है, 1 वीक पढ़ लिया, एग्जाम से एक रात पहले कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए वगैरह वगैरह, पास हो गए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे मैं पेपर सेट नहीं करने वाला, मेरा काम तो पढ़ाने का है, सिलेबस को कवर करना है, तो मैं नहीं बता सकता कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंस। और वहां पे एकेडमिक एजुकेशन है, यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो आई होप आप सबको पता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीकॉम एंड सीएमए, तो उससे कंपेयर मत करना। लेकिन बेनिफिट है कि अगर वहां पे कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे पढ़ने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट सीए भी कर रहा है साइड बाई साइड, तो सीए में तो ये 100 मार्क्स का आता है, तो उससे कंपेयर मत करना, बिकॉज वहां का सिलेबस बड़ा वास्ट है और यहाँ का समराइज फॉर्मेट में दे रखा है। ये 6 चैप्टर्स हमारे 50 मार्क्स के हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 6 चैप्टर्स। इतना तो आप समझ गए होंगे कि हर चैप्टर ऑन एंड एवरेज 8 to 10 मार्क्स कवर करता है। एग्रीगेट नॉट सॉरी एवरेज नॉट एग्रीगेट। ये मत सोच लेना कि हर चैप्टर से 10 नंबर के सवाल आएंगे ना, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है किसी चैप्टर से 15 मार्क्स आ जाए, जैसे कंपनी ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे इंटरनल कंट्रोल, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो आपने तो हर चैप्टर को ये पढ़ना है कि एक चैप्टर को छोड़ दिया तो हमने 10 नंबर की रिस्क ले ली है। पेपर आपका सेट होता है 55 से 60 मार्क्स का, उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस को स्किप करके 50 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी 60 to 70% एक्यूरेसी इस सब्जेक्ट में रहती है तो आपको 30 से 35 मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आपको ऑडिट में 30 से 35 मार्क्स मिल जाते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपकी कंपनी अकाउंट्स के पेपर में एग्जामिशन सबसे लास्ट पेपर है ये, अंत भला तो सब भला। तो इसमें अगर एग्जामिशन आ जाती है तो सिंपल सी बात है कि बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। क्लास में हमारे नोट्स हैं, बड़े समराइज फॉर्मेट में कर रखे हैं। अभी तक का टचवुड ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि नोट्स के बाहर से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मॉड्यूल को गो थ्रू करना है। मॉड्यूल में कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं वो भी हम साइड बाय साइड पढ़ने वाले हैं, और स्कैनर भी करने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो सिलेबस का कंटेंट क्या है थोड़ा दिमाग में फिट हुआ? यहां से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, ये मान के चलो कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, भले ही वो बीकॉम फाइनल ईयर के हैं या फर्स्ट ईयर के हैं या कैसे भी हैं, ये मान के चलो कि हम जीरो से ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। एग्जामिशन किस तरीके से रही, उत्कर्ष ने पूछा। देखो, एग्जामिशन ऐसे रही कि अगर आपने कंपनी अकाउंट्स का, मान लो कई बार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं होते हैं, यहाँ पे अगर आपने 50 मार्क्स में 60 to 70% एक्यूरेसी रखी, एक्यूरेसी का मतलब दिमाग में जो था अच्छे से आपने डिलीवर किया, कॉपी चेक करने वाले का दिल जीत लिया आपने, 60 to 70% एक्यूरेसी है, तो 30 से 35 मार्क्स आएंगे ना 50 में से। और अगर आपको यहाँ पे 50 में से 30 से 35 मार्क्स आते हैं तो कंपनी अकाउंट्स में अगर आप 25 नंबर भी लेके आते हैं तो एग्जामिशन पक्की है। और कोई सिलेबस आपका ऐसे नहीं दे रखा ना 50-50 60-40, सारा सिलेबस आपका 100 मार्क्स का ही है। अगर आपको कॉस्टिंग पढ़नी है तो 100 मार्क्स की पढ़नी है, तो बड़ा वास्ट सिलेबस है। यहाँ पे क्या ना कि 2 पार्ट में कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट दे रखा है, तो 50 मार्क्स की कंपनी अकाउंट्स है, 50 मार्क्स की कंपनी ऑडिट है। तो कंपनी ऑडिट भी अगर आपके क्लियर हो जाती है, मान लो कंपनी अकाउंट्स क्लियर नहीं होता है, तो भी इसमें एग्जामिशन के चांसेस ज्यादा हैं। और इसीलिए अभी तक ऐसी हिस्ट्री रही है कि सीएमए इंटर में सेकंड ग्रुप इजी पड़ता है फर्स्ट ग्रुप की कंपैरिजन में। फर्स्ट ग्रुप में लॉ आ जाता है और लॉ में मार्क्स आपको पता है कि कैसे आता है, थोड़ी थोड़ी करके स्टूडेंट्स पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, उसमें अप्रोच प्रैक्टिकल होती है, तो वही अप्रोच आपको यहां पर भी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट। कोई डाउट आता रहे तो पूछते रहना, कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लेना, कोई नहीं टाइप कर देना, और आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है, ऐसे नहीं है कि मैं बोलता जा रहा हूं आप सुनते जा रहे हैं, नींद आ जाएगी, वरना तो दोपहर का टाइम है। इंटरेक्टिव रखना, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो आप रिप्लाई करना, आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं रिप्लाई करूं। व्हाट इज ऑडिट? फर्स्ट, क्या भला है ऑडिट, होती क्या है? अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाऊं आपको, तो ये आया है एक लैटिन मैक्सिम, लैटिन वर्ड ऑडाइर, और इसका मतलब होता है टू हियर, सुनना, टू लिसन। हाँ रिया, नोट्स आप बना सकते हो, मेरे क्लास नोट्स भी हैं प्रिंटेड, आप अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो बताता हूं कि आप मॉड्यूल को साथ लेके बैठ जाओ,
और मॉड्यूल से जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं ना, अंडरलाइन करते जाओ कि हाँ ठीक है सर ने ये बात बता दी, ये नहीं बताई तो क्यों नहीं बताई। अगर आप इतने अलर्ट होके पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्या बैकग्राउंड है ऑडिट का, कहां से आया ये वर्ड, क्या होता था पहले के जमाने में, अभी क्या चेंजेस आ चुके हैं। तो ये लैटिन वर्ड ऑडाइर और इसका मतलब टू हियर, सुनना। अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो बेटर है। अब पहले जब मोनार्की सिस्टम चलता था, मोनार्की सिस्टम का मतलब जब राजा होते थे, अभी तो डेमोक्रेसी आ चुकी है तो किंग वगैरह एम्परर वगैरह कुछ नहीं है। पहले जब ये मोनार्की सिस्टम था तो राजा जो होते थे किंग, वो ये जानना चाहते थे कि उनके डिपार्टमेंट में कैसा क्या काम चल रहा है। सब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी उनके मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर सारा बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो राजा क्या करता था, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन अपॉइंट करता था और ट्रस्टवर्दी पर्सन को अपॉइंट करके भेजता था कि जाओ सारे डिपार्टमेंट में देख के आओ कि सब कुछ काम जो है वो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो जो राजा का ट्रस्टवर्दी पर्सन होता था वो डिपार्टमेंट में जाता था, जाके चेक करता था कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हिसाब किताब उनसे पूछता था और वो उनसे सारी बातें सुनता था। और सुनने के बाद में आके राजा के दरबार में बोलता था कि हाँ साहब ये आपके चल रहा है, सही चल रहा है, ये गलत चल रहा है, इस चीज को मैंने थोड़ा सस्पेक्ट होके देखा है, कुछ मेरे को डाउट लग रहे हैं, ये चीज एकदम बढ़िया चल रही है। और वो राजा सुन के थोड़ा अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता था कि क्या क्या चीजें सही चल रही हैं, कौन कौन सी चीजों पे कंट्रोल करना है वगैरह वगैरह। तो ये वहां से ओडाइर वर्ड आया। ये ओडाइर जो था ये धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे ये यूरोपियंस का इतना ज्यादा एक ओरा बढ़ा तो वो उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया और ये एक प्रोसेस बन गई जिसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें एक पर्सन होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन, और वो आके अपने क्लाइंट के बिजनेस की एक्टिविटीज को चेक करता है और अपना एक ओपिनियन फ्रेम करके देता है कि जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में वो इंडिपेंडेंट पर्सन क्या सोचता है। अब सिंस वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है तो उसकी बातों पे थोड़ा ट्रस्ट बढ़िया से हो जाता है कि ठीक है ये इंडिपेंडेंट है, ना तो ये बिजनेस के ओनर का सगा है और ना ही ये बिजनेस को चलाने वाले डायरेक्टर्स का सगा है। ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग देखेगा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऑडिटिंग क्या है, जो ऑडिटर करे उसको ऑडिटिंग कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे ऑडिटर कौन है, जो ऑडिटिंग करेगा उसको हम ऑडिटर कहेंगे। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑडिटर यानी एक इंडिपेंडेंट पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, एक्टिविटीज को चेक करता है, रिव्यू करता है, एग्जामिन करता है और उसके बाद में अपना एक ओपिनियन फ्रेम करके देता है, तो हम कहेंगे कि उस प्रोसेस का ही नाम क्या है, ऑडिटिंग है। क्लियर? देखो थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि कोई बिजनेस होता है, बिजनेस के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, कोई दुकान खोल के बैठ सकता है, पार्टनरशिप फर्म खोल के बैठ सकता है, और कोई कंपनी के फॉर्मेट में भी अपने बिजनेस को रन कर सकता है। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में सबसे बड़ा कंट्रोल किसका होता है? ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से समझना क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला है। मैं अगर कंपनी की बात करूं, अब आप कहोगे कि सर बिजनेस का नाम लिया तो कंपनी का नाम क्यों ले रहे हैं, दुकान का नाम क्यों नहीं ले रहे, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि एक छोटा सेगमेंट है बिजनेस का और उसमें इतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती है। लेकिन अगर कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, नेशन वाइड काम भी कर सकती हैं, है ना। जयपुर में भी ब्रांच हो सकती है, हरियाणा में ब्रांच हो सकती है, गुजरात में ब्रांच हो सकती है। तो एक कंपनी फॉर्मेट में अगर हम ऑडिट को फिट बैठाएंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो कंपनी में सबसे बड़ा कंट्रोल किसका होता है, सबसे ज्यादा डिसीजन किसके चलते हैं? नो डाउट जैसा कि आप बता चुके हैं, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स। ये ट्रू मीनिंग में ओनर होते हैं बिजनेस। क्या लगाते हैं शेयर होल्डर्स कंपनी में? कैपिटल, राइट। और कंपनी से क्या चाहते हैं कि इस कंपनी में जितनी हमने कैपिटल लगाई है उससे हमें क्या मिले, प्रॉफिट मिले, राइट। सबका टारगेट एक ही होता है, अपना सपना मनी मनी। तो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट की, ये सोचकर इन्वेस्ट की कि ये बिजनेस चले और चलने के बाद में हमें इससे रिटर्न मिलती रहे प्रॉफिट के फॉर्मेट। अब सोच के देखो, कंपनी अगर छोटे लेवल पे काम कर रही है, एक स्मॉल स्केल पर ही काम कर रही है,
तो शेयर होल्डर्स ही जाके कंपनी के बिजनेस को मैनेज कर लेंगे, डे टू डे अफेयर्स क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल डीसीसी एक कंपनी है, डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड छोटे लेवल पर काम कर रही है, नेशन वाइड काम नहीं कर रही। अब ठीक है ऑनलाइन सेगमेंट में आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आगे जाके कुछ बड़ा भी काम करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट जयपुर में एक ऑफिस है, जयपुर में स्टूडियो है, स्टूडियो में टीचर्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पुनीत सर जो यहाँ के ओनर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वही सारी डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। सुबह आ जाते हैं, शाम तक देख लेते हैं कौन सा क्या हुआ, क्या क्या काम चल रहा है क्या नहीं हुआ। सोच के देखो कि अगर डीसीसी एक नेशन वाइड इंस्टीट्यूट होता और उसकी अलग अलग जगह पे ब्रांचेज होती, तो क्या पुनीत सर के लिए फिजिबल होता कि वो हर ब्रांच पे जाके चेक कर पाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर कंपनी एक लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए ये फिजिबल और पॉसिबल नहीं होता कि वो डे टू डे अफेयर्स को जाके मैनेज कर सकें। तो इस केस में जब कंपनी बड़ी होती है तो यही शेयर होल्डर्स कुछ पर्संस को अपॉइंट करते हैं, नोन एज बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं कि भाई सब कुछ शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो एम्प्लॉइज भी अपॉइंट करते हैं, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अकाउंटेंट भी कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक पर्सन अपॉइंट कर लेते हैं बीओडी, कौन? अकाउंटेंट, अकाउंट्स का काम करने वाला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने वाला, उसमें रिकॉर्डिंग करने वाला। और ये अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के किसको देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बना के दे दिया साहब, क्या दे दिया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना, कोई मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो अकाउंटेंट ने बनाए और बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए। शेयर होल्डर्स तो क्या करते हैं, साल में एक या दो बार कंपनी में जाते हैं और जाके चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे स्कूल में हम एनुअल फंक्शंस सेलिब्रेट करते थे, वैसे ही कंपनी भी एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करती है, नोन एज एनुअल जनरल मीटिंग। और शेयर होल्डर्स को इनवाइट करते हैं बीओडी की, आ जाइए सर आपकी कंपनी की मीटिंग होने वाली है, उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर एक रिपोर्ट फ्रेम करके देते हैं शेयर होल्डर्स को। क्या देते हैं? रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट से दूर बैठे शेयर होल्डर्स को पता चल जाता है कि उनकी कंपनी की एक्टिविटीज कैसी हैं कैसी नहीं। एक सिंपल प्रैक्टिस होती है कंपनी की, बड़ी लेवल के जो कंपनी काम करती है, छोटे लेवल पे काम करती है, दुकान खोल के आप बैठे हैं, पुष्पा जनरल स्टोर नाम है दुकान का, अंकल जी बैठे हैं, अंकल जी सब कुछ देख रहे हैं कि दुकान वही खोल रहे हैं, वही दुकान को बंद कर रहे हैं, हिसाब किताब भी वही मेंटेन कर रहे हैं, वही चेक कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन कंपनी की बात करेंगे, रिलायंस, टाटा, अडानी, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो सारी कंपनीज को गवर्न कर पाए, मैनेज कर पाए। तो वो एक बीओडी रखते हैं और बीओडी फिर अलग अलग एम्प्लॉइज रखते हैं और उसमें से अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के सबमिट कर दी। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, क्या शेयर होल्डर्स को इस रिपोर्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्या इनको ये मान लेना चाहिए कि सब चंगा सी, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं वो सही है? नहीं ना, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ सकते हैं जो एक्चुअल में तो कुछ और हो रहा है और उसको कंसील करके रिवील कुछ और कर रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। अकाउंटेंट के साथ भी तो ये सांठ-गांठ कर सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं कि ठीक है, डीसीसी का अकाउंटेंट भी तो कर सकता है ना डायरेक्टर्स के साथ में कि ठीक है बच्चे तो पढ़ रहे हैं 600, बता देना 300, बाकी 300 की फीस आधी आपकी आधी मेरी। तो क्या पुनीत सर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट पर ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो ये शेयर होल्डर्स इस रिपोर्ट का इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन करवाते हैं, एग्जामिनेशन करवाते हैं। किससे? एक इंडिपेंडेंट पर्सन से, नॉन एज ऑडिटर। ये इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ना तो ये शेयर होल्डर्स का सगा है और ना ही ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जानता है। इसका तो केवल इतना काम है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे लेबोरेटरी में जाके हमने रिपोर्ट को चेक करवाया, ब्लड रिपोर्ट चेक करवाई हमारी, और फिर हम डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाते हैं तो वो उसको रिपोर्ट को पूरा पोस्टमार्टम करके बताता है कि हमारे शरीर में क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, क्या अच्छी बातें हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट दे रहे हैं,
तो शेयर होल्डर्स इस रिपोर्ट को इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिन करवाने के लिए एक पर्सन अपॉइंट करते हैं नोन एज ऑडिटर, और वो आके इंडिपेंडेंट तरीके से जब इस रिपोर्ट को एग्जामिन करके अपना एक ओपिनियन फ्रेम करता है, तो हम कहेंगे कि ऑडिटर ने क्या किया, एक प्रोसेस फॉलो की नोन एज ऑडिटिंग। इस पूरे बखान से आप ये समझे कि ऑडिटिंग क्या है। ऑडिटिंग इज नथिंग, इज ओनली एन एग्जामिनेशन। इसका एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। क्यों? टू फ्रेम एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, जिसमें वो ये बता सके कि कंपनी की एक्टिविटीज ट्रुथफुलनेस और फेयरनेस के साथ कंडक्ट की जा रही है। ऐसी प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, ऑडिटिंग। अच्छी चीज लगती है, उनके ऐसे लग जाता है कि वाह क्या बात है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन आके बताएगा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब हम ही अगर आपका एग्जामिनेशन करेंगे तो दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो जैसे आप एग्जाम देके कोई इंडिपेंडेंट पर्सन आपकी कॉपी को चेक करेगा, तो उससे आपकी वर्थ, एक्चुअल वर्थ पता चलेगी कि आपने जो साल भर में पढ़ा वो कैसा पढ़ा, एज पर सिलेबस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मॉड्यूल को कवर किया कि नहीं किया, क्योंकि आपके मार्क्स अपने आप बता देंगे, और वो मार्क्स इंडिपेंडेंट तरीके से कोई एग्जामिनर है वो कंडक्ट करके दे रहा है। तो वैसे ही ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर होता है ऑडिटर, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस एक्टिविटीज को भी चेक करता है, एग्जामिन करता है, इवेल्युएट करता है। तो इस एग्जामिनेशन को ही नाम क्या देते हैं, ऑडिटिंग देते हैं। स्कैम, जितने सारे स्कैम होते हैं, तो स्कैम कौन करता है, किसी भी कंपनी में स्कैम कौन करेगा? ऑप्शन ए शेयर होल्डर, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन सी एम्प्लॉइज। बताओ। तो कंपनी में शेयर होल्डर तो स्कैम नहीं करेंगे ना, घर से पैसे पापा नहीं चुराएंगे, कॉमन सेंस, क्योंकि पापा के तो पैसे हैं, पापा के कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, वो सोचेंगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक बार पापा इधर उधर हुए होते ही हमें तो क्या करना है, पैसे लेने हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्कैम कर सकते हैं, एम्प्लॉइज स्कैम कर सकते हैं, कुछ चीजों को छुपा सकते हैं, कुछ चीजें विंडो ड्रेसिंग करके बता सकते हैं, एक्सेस में बता सकते हैं, है उससे ज्यादा भी बता सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज इस तरीके से ना हो, ऐसी क्या हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जितनी एक्टिविटीज हुई हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब उनको इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जामिन करवाया जाए, तो स्टूडेंट्स उसी एग्जामिनेशन को क्या कर देते हैं, ऑडिटिंग कर देते हैं। अब इस कंसेप्चुअल टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो कि हाँ सर ये हमें समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाओ वगैरह वगैरह। दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हम पूरे सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं। यही एक इंडिपेंडेंट पर्सन आने वाला है और यही आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करने वाला है, चेक करने वाला है। अब वो चेक कैसे करेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या क्या होती हैं, उसके क्या क्या पावर्स होते हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज, कौन अपॉइंट करता है, कितने टाइप्स की ऑडिट हो सकती है, कंपनी ऑडिट ही होती है या अलग अलग भी कुछ ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट क्या होती है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, ये सब कुछ हमारे सिलेबस में आने वाला है। बट सिंस ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कंपेयर करते हुए आने वाले टाइम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 25 से 30 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, स्कैनर के लिए अलग से टाइम लगेगा। बड़ा सिंपल सिलेबस है, कोई डरना नहीं है, इतना इजी पोर्शन पूरे सीएमए फाउंडेशन से लेके फाइनल तक नहीं है जितना सिंपल ऑडिट है। कोई केस स्टडी नहीं आती, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस, शॉर्ट नोट, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हंस हंस के पढ़ना है, एकदम बिना किसी टेंशन बोधरेशन के पढ़ना है और अच्छे से मार्क्स लेके आने। तो ऑडिट क्या होती है, कंसेप्चुअल टॉपिक, कोई डाउट पूछ सकते हैं? विनय, नीतीश, शैलेश, एक तो नीतीश कुमार, एक नीतीश कश्यप, सबने बोला नो डाउट। थ्योरी के क्वेश्चन ही आएंगे क्या सर? थ्योरी होती क्या आकाश? थ्योरी का मतलब जिसमें कैलकुलेटर यूज नहीं होता वो थ्योरी, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चंस प्रैक्टिकल, अप्रोच प्रैक्टिकल रखनी है, लिखना आपको पेन से ही है, यानी वही थ्योरेटिकल, लेकिन थ्योरेटिकल में अप्रोच आपकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, बिकॉज सब कुछ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि जहां लॉ की बात आ जाती है वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं वहां पे नो यट, नो बट, ओनली रट। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल है ना, क्योंकि रूल है 2 + 2 = 4। वैसे यहाँ पे भी रूल्स है कि ऑडिटर को ये काम करना है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता,
उसको एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। तो अप्रोच प्रैक्टिकल रखनी है, वैसे थ्योरी के क्वेश्चंस ही आएंगे, आपको पेन की इंक को ही खत्म करते रहना है, ठीक है। अब देखिए ये जितना बखान मैंने आपको किया, फर्स्ट चैप्टर में हमारे क्या क्या चीजें दे रखी हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑडिट। अब मॉड्यूल की अगर बात करूं, अभी तो डाउनलोडेड नहीं है, कल मैं मॉड्यूल भी डाउनलोड करके आपके साथ शेयर करूंगा, और आई होप आपके सबके पास में मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल के फर्स्ट पैराग्राफ में ऑडिट का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रखा है। ऑडिट क्या होती है, ऑडिट कितनी पुरानी है, 14th सेंचुरी में ऑडिट का नाम आ चुका था। अकाउंटिंग के फादर ऑफ अकाउंटिंग है, नाम आपको पता होगा, पेसियोली। तो उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को जैसे इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के सामने, थोड़ा अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उस टाइम पे कहीं ना कहीं ऑडिट दिमाग में आ गया कि जो कुछ अकाउंटिंग मेथड्स के थ्रू कुछ अकाउंट किया जा रहा है वो सही है या नहीं है, इसको चेक भी करवाना चाहिए। तो ये नाम धीरे धीरे जबान पे आता गया, ऑडिट वर्ड पढ़ता गया। उस टाइम पे बिजनेस काफी छोटे होते थे, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, और लार्ज स्केल पे बिजनेस एक्टिविटीज भी नहीं होती थी, तो ऑडिट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे थोड़ा इंटेलेक्चुअल डेवलप होता गया, लोगों में जैसे नॉलेज आता गया, बिजनेस एक्टिविटीज एक्सटेंड होती गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोग करने लग गए, धीरे धीरे बिजनेस की एक्टिविटीज और बिजनेस का क्राइटेरिया वाइड भी हुआ, और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी उसमें आने लग गई। तो बाद में पता चला कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवाना अब थोड़ा नेसेसिटी बन चुका है। तो ऑडिट के बारे में फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से दे रखे हैं कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कोई क्वेश्चन नहीं आता वहां से। आप स्कैनर के जब हम पिछले 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉड्यूल में जो चीजें दे रखी हैं इसलिए दे रखी हैं कि आपको जीरो से मान लो सेल्फ स्टडी करनी पड़े तो आप सेल्फ स्टडी करके भी पास हो सके। इसलिए कुछ चीजें यूजफुल हैं, कुछ चीजें यूजफुल नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हमें करनी है, और ये नोट्स जो है ये मॉड्यूल में से ही बनाए गए हैं, लैंग्वेज वही है। आप अगर इनको भी पढ़ लेंगे ना तो भी टेंशन मत करो, बेड़ा पार है। दिक्कत क्या आती है, मॉड्यूल में दे रखे हैं 200 पेजेस, नोट्स में है 60 पेजेस। तो आप समझ गए कि समराइज फॉर्मेट में नोट्स बना रखे हैं। पॉइंट्स में जैसे पॉइंट्स बता रखा है, इलोबरेट मैं आपको वर्बली करूंगा, कुछ चीजें लिखवाऊंगा, कुछ चीजें नोट्स में नहीं है वो आपको नोट डाउन करूंगा, वगैरह वगैरह। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इन 60 पेजेस में से भी 40 पेजेस पढ़ के जाते हैं। जो 40 पेजेस पढ़ते हैं उसमें से 25 पेजेस उनके दिमाग में बैठ पाते हैं, और एग्जाम में वो 15 पेजेस के आसपास लिख के आ पाते हैं। नंबर आते हैं 10 से 15, और फिर कहते हैं कि टीचर ही खराब थे, क्या करें। आप अगर इन 60 पेजेस को भी 100% पढ़ के चले गए तो आप टेंशन मत करो, आपके 50 मार्क्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप अटेम्प्ट करने के लायक ही ना, आप ब्लैंक नहीं रहेंगे वहां पे। लेकिन इन 60 पेजेस को भी अवॉइड कर दिया तो दिक्कत आएगी। इसलिए थोड़ा सा जो नोट्स में दे रखी चीजें हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनके बाहर आने के चांसेस कोई 1% है, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन फिर भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है कि नोट्स आर सफिशिएंट प्लस स्कैनर। तो सबसे पहले ऑडिट कहां से शुरू होती है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मॉड्यूल में दे रखा है, हम कल डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत करो, अभी मॉड्यूल डाउनलोडेड नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशंस पार्ट शुरू होता है कि व्हाट इज ऑडिट, और जहां जहां ऑडिट चलता है, जैसे बीकॉम में चलता है, सीए में चलता है, आपके सीएमए में चल रहा है, सीएस में भी ऑडिट है थोड़ा बहुत, तो वहां पे 3 डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये अंकल है स्पाइसर एंड पेगलर, एक ऑडिटर का फादर ऑफ ऑडिटर कौन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई, और एक हमारे एसए चलते हैं, जैसे कंपनी अकाउंट्स में आपने पढ़े हैं एएस, तो थोड़ा उल्टा कर दो एसए, ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हो गए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नीतीश मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीजें आपको मॉड्यूल से कवर करनी है, लेकिन नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ के आपको मॉड्यूल पढ़ना है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा टॉपिक वाइज कि ये चीजें आपको मॉड्यूल से देखनी है, समझाऊंगा मैं, टेंशन मत करो, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशंस हमें पढ़नी है, स्पाइसर एंड पेगलर की पढ़नी है, आईसीआई की पढ़नी है, और एसए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में 200 नाम करके एक ऐसे है, जैसे एएस आपने पढ़े हैं वैसे यहाँ पे ऐसे आने वाले हैं। और ये सारे ऐसे जो यूजफुल हैं वो भी मैं आपको लास्ट में राइट डाउन करवाऊंगा, सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए।
सबसे पहले डेफिनेशन आती है स्पाइसर एंड पैगलर की डेफिनेशन क्या है। या तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है डिफाइन द टर्म ऑडिट, और या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट एज पर स्पाइसर एंड पैगलर। चिंता मत करो, 20% चांसेस ऐसे रहते हैं जब कोई ऐसे एक्सपर्ट की डेफिनेशन नाम से पूछे, जैसे स्पाइसर एंड पैगलर की डेफिनेशन क्या है, आईसीआई की डेफिनेशन क्या है, या SA200 क्या बोलता है, आपको तो दिमाग में बिठाना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। अभी इन 3 डेफिनेशंस में से जो डेफिनेशन आपको सही लगे वो आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, स्पाइसर एंड पैगलर। हाँ ज्योति, बिल्कुल, देखो मेरे से पूछोगे ना तो मैं, मेरे से क्या किसी भी टीचर से पूछ लो आप, तो वो यही कहेंगे कि नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट, कि किसी को भी खुद का जमाया दही खट्टा नहीं लगता। लेकिन मेरे से पूछने की बजाय अगर आप खुद चेक करें स्कैनर को पढ़ाने के बाद में, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, स्कैनर में से ये देखें कि सर ने जो पढ़ाया वो कितना कुछ कवर कर रहा है, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि नोट्स सफिशिएंट। मॉड्यूल अल्टीमेट सोर्स इंस्टीट्यूट ने इतनी मेहनत करके मॉड्यूल छापा है, उसके तो बाहर वैसे ही कुछ नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मॉड्यूल में बहुत सी चीजें ले रखी हैं, उनमें से कुछ चीजें काम की हैं, कुछ चीजें काम की नहीं है, और हम पढ़ाते पढ़ाते इतने एक्सपीरियंस हो गए कि भाई ये काम की चीज है, इसको नोट्स में डाल दो, ये काम की नहीं है, इसको वर्बली बता दो, बात खत्म। बस इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं, ठीक है। तो स्पाइसर एंड पैगलर की फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ ए बिजनेस एज टू इनेबल द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ that the balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of state of business। ऐसे लग रहा है जैसे कोई न्यूज चैनल में न्यूज बोल रहे हैं ना। डेफिनेशन पढ़ी मैंने, फर्स्ट टाइम पढ़ी, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ये क्या लिख दिया, इतनी बड़ी लैंग्वेज को कैसे लर्न करूं, वगैरह वगैरह। तो हमारे सर कहा करते थे कि जब कोई चीज आपको लेंदी लग रही हो तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो और उसकी टर्म्स को पकड़ लो, क्योंकि यही टर्म्स बार बार आने वाली है इस पूरे मॉड्यूल में। यही एग्जामिनेशन, वाउचर्स, ट्रू एंड फेयर व्यू, यही घुमा फिरा के यही आने वाला है। तो इस डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ें कि व्हाट इज एन ऑडिट। तो हम लिखेंगे ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या बॉडी का एग्जामिनेशन है? नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है। एंड वाउचर्स ऑफ ए बिजनेस। वाउचर्स क्या होते हैं? सब्सिडरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अकाउंटेंट जब भी कोई एंट्री करता है तो एंट्री करने से पहले वो वाउचिंग करता है। हम भी करने वाले हैं वाउचिंग, हम भी पढ़ने वाले हैं। वैसे ही कुछ वाउचर्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनकी एग्जामिनेशन है, ठीक है। एज टू इनेबल, क्यों वो एग्जामिनेशन क्यों है? क्योंकि ऑडिटर अपने आप को इनेबल कर ले, अपने आप को सेटिस्फाई कर ले। इस बारे में सेटिस्फाई कर ले, इस बारे में सेटिस्फाई कर ले कि जो बैलेंस शीट बनाई गई है वो प्रॉपर तरीके से बनाई गई है, और जो बैलेंस शीट बनाई गई है वो एक्चुअल में वही बात बता रही है जो बात डायरेक्टर्स बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। अगर प्रॉपर्टी या असेट्स 20 लाख रुपीस की है तो वो 20 लाख रुपीस की वैल्यूएशन बैलेंस शीट में भी शो हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रॉपर्टी या असेट्स तो है 20 लाख की और बैलेंस शीट बता रही है 30 लाख रुपए की। क्या डेप्रिसिएशन को अच्छे से चार्ज किया गया या नहीं किया गया? सारे एक्सपेंसेस को जहां पे आना चाहिए था वहां पे आया है कि नहीं आया है? प्रॉफिट जितना होना चाहिए था उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया गया है या नहीं? इन सब के बारे में ऑडिटर जब एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो दैट वो अपने आप के साथ साथ पार्टीज को भी सेटिस्फाई कर सके कि जो डायरेक्टर्स कह रहे हैं वह सही है या नहीं है। इससे एग्जामिनेशन को हम क्या कहेंगे? ऑडिट का नाम देंगे। क्लियर? फर्स्ट डेफिनेशन स्पाइसर एंड पैगलर की काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये क्लियर हुआ। अब देखो आईसीआई क्या कहता है, फादर ऑफ ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। उनको बनाता कौन है? ऑडिटर। डिग्री कहां से मिलती है? नो डाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। पोस्ट ऑडिटर कौन बनाएगा? द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई हो गया आजकल। तो इसने क्या डेफिनेशन बताई है? तो इसने भी क्या किया, स्पाइसर एंड पैगलर अंकल की जो बातें हैं ना उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक डेफिनेशन बना दी। देखो सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, क्या किया इंस्टीट्यूट ने? सिस्टमेटिक वर्ड जोड़ दिया, क्योंकि सिस्टम को फॉलो करके एग्जामिन होता है। पता चलता है कि हाँ भाई एग्जामिन करना है तो सबसे पहले ये करना है, यहां से फिर ऐसे गो थ्रू करते 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 लास्ट पॉइंट पे जाके ये चेक करके रिपोर्ट देनी है। तो सिस्टम हुआ।
एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इसका स्टेटमेंट का भी हो सकता है, रिकॉर्ड्स का हो सकता है, ऑपरेशन एक्टिविटीज का हो सकता है, या कोई परफॉर्मेंस का भी हो सकता है। मेरा परफॉर्मेंस मैंने किया, अब मेरी ऑडिट कोई थर्ड पर्सन आके करे कि सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, कितना स्टूडेंट सेटिस्फाई हुए कितना नहीं हुए, क्या मेन चीजों पे फोकस किया या नहीं किया, तो ऐसे परफॉर्मेंस पे भी ऑडिट हो सकती है, जिसको हम परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में, क्रिकेट मैच हो जाता है, होने के बाद में आते हैं ना एक्सपर्ट आ जाते हैं कि ये शॉट गलत खेला था, ऐसे खेलना चाहिए था, ये बहुत बढ़िया शॉट मारा, अगले टाइम पे उसको अगले इनिंग में इस पोजीशन पे आके खेलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो परफॉर्मेंस का भी हो सकता है, भले ही वो फाइनेंशियल हो या अदरवाइज हो। ऑफ एन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज का हो सकता है, वो एंटरप्राइज कंपनी भी हो सकती है, कोई दुकान भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। फॉर स्टेटेड पर्पस, एक पर्पस होता है एग्जामिनेशन करने का, विच इज डन बाय एन इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट पर्सन। और ये एग्जामिनेशन करता कौन है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी करता है और कॉम्पिटेंट होना भी जरूरी है। और कॉम्पिटेंट कौन है? हु इज ऑडिटर, हम कहें कि हु इज ऑडिटर, हु इज कंपनी ऑडिटर, तो हम कहेंगे कि जिसने सीए का एग्जाम पास कर लिया है, जिसके पास में सीए की मेंबरशिप है, वही कॉम्पिटेंट। इट मींस ऑडिट का काम कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है जिसने प्रोफेशनल डिग्री को एक्वायर कर रखा है। तो उसका केवल इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। यहां पे इंडिपेंडेंट और कॉम्पिटेंट नहीं है, यहां इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो ये आईसीआई की डेफिनेशन और स्पाइसर एंड पेगलर की डेफिनेशन वैसे तो सेम है, थोड़ा बहुत वर्ड्स का इधर उधर, जैसे इसने तो बताया बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, और यहां पे स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा सौरभ ने कि ऑडिटिंग डन बाय सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, इट डिपेंड्स। ऑडिटर फर्म के तौर पे भी ऑडिट कर सकते हैं और इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे भी कर सकते हैं। जैसे सोनल मैडम और पुनीत सर दोनों के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो दोनों ने एक फर्म बना रखी है, मान लो बाजोरिया एसोसिएट्स। अब कोई कंपनी अगर बाजोरिया एसोसिएट्स को ऑडिटर बनाएगी, तो बाजोरिया एसोसिएट्स ग्रुप ऑफ पर्संस हो गया ना, 2 या 3 सीए हैं और वो सीए मेंबर हैं सबके सब उस फर्म के। और हो सकता है कि वो एक और कोई सीए, मान लो एक्स वाई जेड सीए है, उसने इंडिविजुअल तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसको भी ऑडिटर बनाया जा सकता है। तो सिंगल भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ पर्संस भी कर सकता है, डिपेंड ऑडिटर किस फॉर्मेट में अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर फर्म के फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं तब तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल है ही। ठीक है सौरभ। अकॉर्डिंग टू SA 200, ऐसे की फुल फॉर्म भी दे रखी है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसमें भी वही डेफिनेशन है, वही लैंग्वेज बार बार आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। An audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not. भले ही एंटिटी जो बिजनेस है उसका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना हो या नहीं करना हो, लेकिन उसकी एक्टिविटीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। और ऐसा एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। और एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अपना एक ओपिनियन फ्रेम करना है। हर एग्जामिनेशन इसीलिए होता है कि एग्जामिनर अपना ओपिनियन फ्रेम करे। आपकी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर भी अपना ओपिनियन फ्रेम करता है, किसके थ्रू? वो रिपोर्ट बना के नहीं देता, वो मार्क्स देता है कि मेरे अकॉर्डिंग 45 मार्क्स हैं, मेरे अकॉर्डिंग 60 मार्क्स हैं। वैसे ऑडिटर जो एग्जामिन करता है वो भी अपना एक ओपिनियन फ्रेम करने के लिए ही एग्जामिन करता है, और वो ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट के थ्रू बताता है कि मैं क्या कंक्लूजन निकाल के बैठा हूं। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं, किसी भी डेफिनेशन में कोई डाउट है यू मे आस्क, मोस्ट वेलकम। नो डाउट, ओके। मोर देन 35 स्टूडेंट्स आर देयर, और नो डाउट केवल 2 या 3 ही हैं, सब के सब लिखेंगे क्लियर, सो दैट आप जब टाइप करोगे तो थोड़ा नींद भी नहीं आएगी। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, ओके, चलो बढ़िया। अब देखिए, अब ये चीजें आपकी वो हैं जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके थे। अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं, ऑडिटिंग मैं पढ़ा रहा हूं, तो ऑडिटिंग तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि ऑडिटिंग क्या है। तो इसको कंपेयर करें अकाउंटिंग के साथ। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, रेपिटेटिव, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बताइए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। तो अगर डिफरेंस आपके 5 नंबर का पूछे, तो एक तो स्टूडेंट्स है ना, थोड़े से मेरे जैसे नादान स्टूडेंट्स होते हैं,
वो ये पूछते हैं सर कितने डिफरेंस लिख के आने चाहिए कि 5 नंबर मिल जाएं, 5 नंबर का आए तो कितना लिखें। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आया है तो आपको 10 डिफरेंसेस आने ही चाहिए ना। हो सकता है आपने 4 डिफरेंसेस लिखे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से लिखे हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते। हो सकता है आपने फालतू के तुक्के मार के आए हो, 10 पॉइंट्स तो आपने 10 बताए हैं, लेकिन उसमें से एक भी आपका एक बढ़िया डिफरेंस नहीं कहा जा सकता, तो मार्क्स आपको नहीं आते। इसलिए थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है क्या डिफरेंसेस होता है। और अगर डिफरेंसेस आपको एक भी नहीं आता है तो आप दोनों का मीनिंग भी लिख के आ सकते हैं कि ऑडिटिंग का मीनिंग ये है, अकाउंटिंग का मीनिंग। उसके बाद में उसके कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे हम उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब देखो कहीं नहीं पढ़ना आपको, आपको केवल दिमाग में रखना है, कुछ पॉइंट्स रख लो दिमाग में, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो कि हाँ ये डिफरेंसेस हो सकता है। देखिए साहब, एक जगह तो हमने लिख दिया अकाउंटिंग और एक जगह हमने लिख दिया ऑडिटिंग। सबसे पहला डिफरेंस बता दो, मीनिंग। अकाउंटिंग किसे बोलते हैं? अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट करना, रिकॉर्ड्स को लिखना, अकाउंटिंग होता है। क्या कौन से रिकॉर्ड्स? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल पोजीशन के, उनको लिखना अकाउंटिंग माना जाता है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बाय एन इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट पर्सन of an entity or enterprises or business so as to enable himself to satisfy on the matters which has been checked by him। खत्म। तो पहला डिफरेंस जो है वो आपको मीनिंग का बताना है कि अकाउंटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल एंट्रीज जो होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको रिकॉर्ड करना, जबकि जो रिकॉर्डेड एंट्रीज हैं उनको चेक करना ऑडिटिंग माना जाता है। तो हम एक डिफरेंस और लिख सकते हैं कि जहां अकाउंटिंग एंड होती है वहीं से क्या शुरू होती है? ऑडिटिंग इज जस्ट लाइक पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम जिंदा का नहीं होता, मरने के बाद होता है। तो ये जहां से खत्म होगी वहां से ऑडिटिंग शुरू होगी। तो जहां पे अकाउंट्स एंड करता है वहीं से बिगिन हो जाता है कौन? तीसरा हम पोजीशन बता सकते हैं। अकाउंटेंट कौन होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए क्या? अकाउंटेंट के लिए जरूरी है कि अकाउंटेंट मस्ट बी सीए ना? अकाउंटेंट तो हर वो आदमी हो सकता है जिसको अकाउंट्स का नॉलेज हो, लेकिन ऑडिटर हर कोई हो सकता है क्या? नहीं। ऑडिटर बनने के लिए तो यू मस्ट बी कॉम्पिटेंट, और कॉम्पिटेंट का मतलब जो आईसीआई की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उसके पास मेंबरशिप होनी। फोर्थ, अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट किसको देता है? रिपोर्ट टू हुम? कोई भी कंपनी में बिजनेस में अकाउंटेंट होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? मैनेजमेंट को, बीओडी को। और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है? शेयर होल्डर्स को, या कंसर्न पर्सन हो सकते हैं, कोई भी कंसर्न पर्सन, कोई भी कंसर्न अथॉरिटी हो सकती है। टैक्स ऑडिट पढ़ा होगा आपने, टैक्स ऑडिट है आपके सिलेबस में। तो टैक्स ऑडिट में टैक्स ऑडिटर जो होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? कंपनी के शेयर होल्डर को नहीं देगा, वहां पे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। तो जो भी कंसर्न पर्सन है उसको या फिर शेयर होल्डर को। लेकिन अकाउंटेंट कंसर्न पर्सन को नहीं देता, वो मैनेजमेंट को देता है। एक डिफरेंस हम ये भी बता सकते हैं, रिव्यू। क्या अकाउंटेंट अपने काम को रिव्यू करता है? हाँ, वो केवल अपना काम करता है। और ऑडिटर आके क्या करता है? अकाउंटेंट के काम को रिव्यू करता है। तो ये रिव्यू नहीं करता, ये रिव्यू ही करता है। मेन डिफरेंस यही है। ठीक है। एक डिफरेंस हम ये बता सकते हैं कि अकाउंटेंट का काम जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का काम है, कैलकुलेट करना, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेना, फिर जो उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड करना वगैरह वगैरह। इसका काम, ऑडिटर का काम एग्जामिनेशन का है। एक ही वर्ड में बताऊं तो इसका काम क्या है? वो एग्जामिन करने का काम है, ये रिकॉर्ड नहीं करता। ऑडिटर जाके हिसाब किताब नहीं लगाता कि ठीक है मैं चेक कर लेता हूं कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी लिखनी चाहिए थी, अकाउंटेंट ने नहीं लिखा, इट्स ओके, मैं इरेजर से मिटा दूंगा और मैं लिख दूंगा ना, गलत बात। ऑडिटर का काम कभी भी मैथमेटिकल एरर्स को चेक करना तो हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकल एरर्स को मॉडिफाई या रेक्टिफाई करना नहीं होता। जबकि अकाउंटेंट का काम ही क्या होता है कि वो गलती हो गई, ठीक है इसको चेंज करके सही करके लिख देंगे।
एक डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि अकाउंटेंट जो करता है, अकाउंटेंट जो होता है, अकाउंटिंग करता है, उसको एएस फॉलो करने पड़ते हैं और इसको क्या फॉलो करने पड़ते हैं, एसए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स बातों बातों में आपको 6 से 7 डिफरेंस बता दिए। अगर 5 मार्क्स में आप इतने भी डिफरेंसेस लिख के आ जाते हैं अपनी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं बुकिश लैंग्वेज लिखनी है आपको, ये सब फालतू बातें होती हैं कि मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखने से ही मार्क्स आते हैं। लैंग्वेज वैसी लिखो कि आप भी समझ पाओ और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओ। भले आप कॉपी मंगा के देखना, आपको लगेगा कि इजी लैंग्वेज में भी मार्क्स आते हैं। देखो डिफरेंसेस जो मैंने वर्बली बताए वही डिफरेंसेस दे रखे हैं। अकाउंटिंग का सबसे पहले मीनिंग दे रखा है, इट इज द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 11वीं क्लास में पढ़ी थी, ये डेफिनेशन आ गई वापस, कोई नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ऑडिटिंग की डेफिनेशन 3 पढ़ के आए हैं, कोई सी भी लिख दो, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बात खत्म। तो फर्स्ट किस बिहाफ पे किया, मीनिंग। सेकेंड, इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ हैपनिंग, जैसे ही कोई एक्टिविटी हुई होते ही उसको रिकॉर्ड कर दो। और ऑडिटिंग का काम होने के बाद होता है या ड्यूरिंग अकरेंस होता है। मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ हुआ वो अकाउंटेंट लिखेगा और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में उसको रिव्यू करेगा कौन, ऑडिटर। तो ये क्या होगा, इट इज द पोस्टमार्टम ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। थर्ड, एन अकाउंटेंट वर्क्स फॉर एन अंडर द और अंडर द मैनेजमेंट। अकाउंटेंट हमेशा मैनेजमेंट के अंडर काम करता है, उसकी उतनी ज्यादा पोजीशन नहीं होती। और ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, या तो वो शेयर होल्डर के लिए काम करेगा या ओनर के लिए या कंसर्न पार्टीज के लिए, उन्हीं के लिए लायबल होता है। अकाउंटेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिव्यू और रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट टू रिपोर्ट द कंप्लीशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये नहीं बताता कि मैंने रिव्यू किया है, ये तो इतना बताता है कि सर आपको क्वार्टरली अकाउंट्स बनाने थे, मैंने क्वार्टरली अकाउंट्स बना दिए हैं या ईयरली बना दिए। जबकि ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। का काम रिव्यू करने का नहीं है, लेकिन इसका काम ही रिव्यू करने का है। फिफ्थ, अकाउंटेंट इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, और ये हमेशा मैनेजमेंट, ओनर या फिर कोई भी कंसर्न पार्टी है उसके द्वारा अपॉइंट होता है। अकाउंटिंग डन एज पर द प्रिंसिपल सेट बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। 6 डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। बोलो कोई डाउट। ये डिफरेंसेस वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, और इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे डिफरेंसेस वाले ही हैं। देखो ये आगे भी आने वाले हैं, ये देखो ये डिफरेंस के ही हैं टेबुलर फॉर्मेट में। तो भगवान से दुआ करना कि डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस आपके ज्यादा आ जाएं, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत बढ़िया आते हैं। यस और नो मत लिख के आ जाना, यस इधर यस कर दिया उधर नो कर दिया, नहीं, थोड़ा सा इज्जत देना और थोड़ा सा लिख के आना, ठीक है। तो भावना, सौरभ, हर्ष सबके क्लियर है। अब हम एक और डिफरेंसेस का देखते हैं, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में डिफरेंसेस तो पता चल गया, अब ये ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग है। बताओ, इन्वेस्टिगेशन क्या, ऑडिटिंग को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं? यस, ऑडिटर अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन ही होता है ना, नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन डीप में जाके चेकिंग करना होता है, और ऑडिटर के लिए हम इन्वेस्टिगेटर का नाम लेने की बजाय एग्जामिनर का नाम लें तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड शैल बी एग्जामिनर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ऑडिटर भी इन्वेस्टिगेशन ही तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। एक बात बताओ, आपकी कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि एग्जामिनेशन कर रहा है? और घर में चोरी हो गई तो पुलिस वाले आके आपके घर की क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस तो नेचर का है। ऑडिटर ऑडिटिंग करते टाइम पे दिमाग में क्या रखता है, पॉजिटिव अप्रोच रखता है कि नेगेटिव अप्रोच रखता है? वो ये सोच के देखता है कि मेरे को ये बताना है कि जो डायरेक्टर कह रहे हैं वो सही है, वो सही है। इट मींस
पॉजिटिव, अप्रोच पॉजिटिव है। और इन्वेस्टिगेशन करने वाला जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आती है तो वो ये सोच के आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे तो केवल उस गड़बड़ का पता लगाना है। क्लियर? ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर ये बोलेगा, ये सोच के नहीं आता कि हाँ कुछ गलत है, मेरे को गलत पकड़ना है ना। ऑडिटर तो एक ही काम करके आता है कि डायरेक्टर्स लोगों ने अच्छा काम किया है और मुझे उस अच्छाई को सामने लेके आना है, बात खत्म। और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ये सोचता है कि कुछ बुराइयां हैं और मुझे वो बुराइयां सामने लेके आनी है। तो एक का नेचर पॉजिटिव है और दूसरे का नेचर क्या है? नेगेटिव है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई आपको कॉम्पिटेंट होने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यू आर एक्सपीरियंस्ड टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ऑडिटर बनने के लिए केवल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कॉम्पिटेंसी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करने वाला अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर पर्सन को देता है और ऑडिटर अपने सीनियर को जूनियर को नहीं देता। ऑडिटर तो डायरेक्ट किसको देता है? शेयरहोल्डर्स को देता है। किसी एक चीज को डीपली जाके इन्वेस्टिगेशन करना इन्वेस्टिगेशन है और सारी चीजों को ओवरऑल चेक करना क्या माना जाता है? ऑडिटिंग माना जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको वर्बली बताए हैं और बाकी की जो चीजें हैं वो बाद में देखेंगे। एग्जामिनेशन इन केस ऑफ कॉपी चेक, नहीं कृष्ण आपकी कॉपी का एग्जामिनेशन नहीं होता, नाम एग्जाम करने लग गए, एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन होता है। कॉपी चेक करने वाला ना रेड पेन लेके ऐसे अंडरलाइन करता रहता है कि कहीं गलती मिलते ही मैं गोला मला दूंगा, और फिर वो आपको 10 में से 6 नंबर देता है, तो वो आपको 6 नंबर मिले नहीं है, ये बोला जाएगा कि आपके 4 नंबर कट गए। तो उसका अप्रोच जो होता है ना कॉपी चेक करने वाले का, वो नेगेटिव होता है। लेकिन ऑडिटर का हमेशा जो अप्रोच होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव ही माना जाता है। ठीक है, तो बाकी की ये जो इन्वेस्टिगेशन का और ऑडिटिंग का जो डिफरेंसेस के पॉइंट है हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आज टाइम कंप्लीट हुआ, कल मॉड्यूल से भी डिस्कस करने वाले हैं, तो कल तैयार रहना। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट आए तो लिख लेना कल के लिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।